दोस्तों 0 to 1 के छठे चैप्टर में पीटर थिल ने लक और स्किल के बारे में बात करी है। बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों ने आज तक डिबेट करी है कि सक्सेसफुल होना लक का खेल है या फिर आपको इसके लिए कुछ स्किल चाहिए होती है। आउटलायर्स किताब के ऑथर मैल्कम ग्लैडवेल मानते हैं कि सक्सेसफुल होना कॉम्बिनेशन है लकी ब्रेक्स और आर्बिटरी एडवांटेजेस का। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट भी खुद को लकी मानते हैं और अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस कहते हैं कि अमेज़न के सक्सेसफुल होने के पीछे ग्रह नक्षत्रों का हाथ है। पर क्या ये लोग सच बोल रहे हैं? क्या सही में सक्सेसफुल होना किस्मत का खेल है या फिर ये इनका बड़प्पन है कि ये लोग अपनी सक्सेस को शो ऑफ नहीं करना चाहते दुनिया के आगे, तो ये लोग अजीब अजीब से बहाने बना रहे हैं। पीटर थिल कहते हैं कि सक्सेसफुल होना सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है, क्योंकि कई ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने एक से ज्यादा मल्टी-मिलियन डॉलर कंपनियां बनाई हैं और स्टीव जॉब्स, जैक डॉर्सी और इलॉन मस्क जैसे एंटरप्रेन्योर्स भी हैं जिन्होंने एक से ज्यादा बिलियन डॉलर कंपनियां भी बनाई हैं। तो अगर सक्सेसफुल होना सिर्फ किस्मत का खेल होता तो ये लोग बार बार ऐसा नहीं कर पाते। जनवरी 2013 में जब ट्विटर और स्क्वायर के फाउंडर जैक डॉर्सी ने ट्वीट किया कि सक्सेस इज नेवर एक्सीडेंटल, तो उनको इस स्टेटमेंट के लिए बहुत ज्यादा हेट मिली। ज्यादातर लोगों का यही कहना था कि सक्सेसफुल लोग इतने सक्सेसफुल इसीलिए हैं क्योंकि उनके पास पहले से बहुत सारे कनेक्शंस थे, उनके पास ढेर सारा पैसा था और उनको वो काम करने का पहले से एक्सपीरियंस था। अब इस डिबेट का आज तक कोई सोल्यूशन तो नहीं निकल पाया, क्योंकि कंपनियां बनाना एक्सपेरिमेंट्स करने जैसा नहीं होता। हर कंपनी एक अलग वक्त में शुरू होती है, अलग अलग मुश्किलों के साथ। तो हम वक्त में पीछे जाकर अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई नहीं कर सकते कि अगर हम ऐसा कर देंगे तो क्या होगा, अगर हम वैसा कर देंगे तो क्या होगा। तो इसका कोई क्लियर जवाब नहीं है। और ऐसा ही लक के साथ भी है, जहाँ कई लोग मानते हैं कि लक हमारे हाथ में होता है, हम अपना लक खुद बनाते हैं। तो वहीं दूसरों का ये भी कहना है कि लक किस्मत का खेल है और सब कुछ पहले से तय है कि कब क्या होना है। अब अगर आप भी यही मानते हैं तो फिर तो स्टार्टअप्स के बारे में पढ़ के उन्हें समझ के कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो होना है वो तो होके रहेगा। आपको ये समझना होगा कि सक्सेसफुल लोगों की कहानियां सिर्फ किस्मत ने नहीं लिखी है, उनकी मेहनत ने, उनकी जिद ने और उनकी स्किल्स ने उन्हें सक्सेसफुल बनाया है। और जब भी हम ये डिबेट करते हैं कि बिल गेट्स बचपन से ही इंटेलिजेंट थे कि नहीं, या शेरिल सैंडबर्ग सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुई थी कि नहीं, तो हम उस लक के बारे में बात कर रहे होते हैं जो बीत चुका है। इससे कहीं ज्यादा जरूरी ये सोचना है कि हम कैसे अपनी सक्सेस को डिजाइन कर सकते हैं, हम कैसे अपने फ्यूचर को कंट्रोल कर सकते हैं। ये समझने के लिए आपको इनडेफिनेट और डेफिनेट एटीट्यूड को समझना होगा। इनडेफिनेट एटीट्यूड का मतलब है फ्यूचर को किस्मत का खेल समझना, तो वहीं डेफिनेट एटीट्यूड का मतलब है फ्यूचर को डेफिनेट समझना और ये मानना कि हम अपना फ्यूचर खुद डिसाइड कर सकते हैं। इनडेफिनेट एटीट्यूड होना हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है, क्योंकि हमारी सोसाइटी हमें यही सिखाती है कि हर चीज़ को ट्राई करना चाहिए। जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी आती है स्कूल में, उसमें आपको पार्ट लेना चाहिए, क्या पता जिंदगी में कब क्या काम आ जाए। जबकि एक कंपनी बनाने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए या एक मोनोपोली बनाने के लिए एक डेफिनेट एटीट्यूड का होना जरूरी है। ऐसे ही आपको ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म को भी समझना होगा। ऑप्टिमिस्ट लोग फ्यूचर का स्वागत करते हैं, जबकि पेसिमिस्ट लोग उससे डरते हैं। और जब हम इन सभी पॉसिबिलिटीज को मिला देते हैं तो हमें दुनिया के 4 व्यूज मिलते हैं। पहला व्यू है इनडेफिनेट पेसिमिज्म का। बहुत सारे कल्चर्स में ये मिथ है कि पुराना वक्त गोल्डन एज था और हम धीरे धीरे बर्बादी की ओर बढ़ रहे हैं। हिस्ट्री में ज्यादातर लोग इनडेफिनेट पेसिमिस्ट ही रहे हैं, जिसका मतलब है कि उनके हिसाब से फ्यूचर में बर्बादी ही लिखी है और हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल 1970 से लेके आज तक यूरोप एक अजीब सी सिचुएशन में है, जहां उनकी ब्यूरोक्रेटिक एजेंसीज ऐसी पॉलिसीज बनाने में लगी हैं जो यूरोप के ओरिजिनल आइडिया से बिल्कुल अलग है। पूरा यूरोप एक स्लो मोशन क्राइसिस में है और इस क्राइसिस को रोकने वाला कोई नहीं है। इनडेफिनेट पेसिमिस्ट को ये तो पता होता है कि आने वाले समय में बर्बादी लिखी है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि क्या ये बर्बादी अचानक से हो जाएगी या धीरे धीरे सब खत्म होगा। इनडेफिनेट पेसिमिस्ट बस इंतजार करते हैं। दूसरा व्यू है डेफिनेट पेसिमिज्म का। एक डेफिनेट पेसिमिस्ट ये तो मानता है कि फ्यूचर में बर्बादी होने वाली है, लेकिन वो उस बर्बादी को रोकने के लिए पूरी कोशिश करता है। डेफिनेट पेसिमिज्म का सबसे अच्छा एग्जांपल है चाइना। चाइना ने 2000 से लेके आज तक बहुत तेजी से ग्रोथ करी है, लेकिन इस सब के बावजूद चाइनीज मानते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी तेजी से नहीं आ सकती। अब इसका कारण है कि लगभग हर सीनियर चाइनीज लीडर ने अपने बचपन में भूखमरी देखी है।
तो वो जब भी फ्यूचर के बारे में सोचते हैं उन्हें लगता है कि बर्बादी निश्चित है। और चाइनीज पब्लिक भी यही मानती है, जिसकी वजह से चाइनीज गवर्नमेंट और वहाँ के लोग हर उस कोशिश में लगे रहते हैं जिससे बर्बादी रोकी जा सके। तीसरा व्यू है डेफिनेट ऑप्टिमिज्म का। एक डेफिनेट ऑप्टिमिस्ट इंसान ये मानता है कि हम सही प्लानिंग के साथ अपने फ्यूचर को और अच्छा बना सकते हैं, उसे और बेहतर बना सकते हैं। 17वीं सदी से लेकर 1960 तक डेफिनेट ऑप्टिमिस्ट लोग ही साइंस में, इंजीनियरिंग में और बिजनेस में लीडर्स रहे हैं। इन्हीं लोगों ने दुनिया को और अमीर और समृद्ध बनाया है। इन लोगों ने नेचुरल फोर्सेस का इस्तेमाल करके एनर्जी पैदा करी है और केमिस्ट्री की मदद से बंजर जमीनों को भी उपजाऊ बना दिया है। यहाँ तक कि ग्रेट डिप्रेशन के वक्त भी इन्होंने ही अमेरिका को आगे बढ़ाया था। 1929 में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का काम चालू होना और फिर 1931 तक इसे बना के तैयार कर देना और 1937 में फिर गोल्डन गेट ब्रिज को बना देना इस चीज का सबूत देते हैं। और ऐसा नहीं है कि उस वक्त वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स और साइंटिस्ट ही डेफिनेट ऑप्टिमिस्ट थे। जी नहीं, वहाँ के मामूली से मामूली स्कूल टीचर भी बड़ा सोचते थे। और ऐसे ही एक स्कूल टीचर थे जॉन रेबर, जिन्होंने सैन फ्रांसिस्को बे एरिया को इस तरीके से रीडिजाइन किया था कि उन्होंने अपने प्लान में 2 बड़े डैम्स बना दिए थे, इरिगेशन और पीने के पानी के लिए लेक्स बना दी थी और 20,000 एकड़ जमीन बचा भी दी थी। अब अगर आज के वक्त में ऐसा कोई बड़े बड़े प्लान्स बनाए या कुछ बड़ा करने की सोचे तो सब उस पे हंसेंगे। और अगर कोई स्कूल टीचर आज ऐसी बात कर दे तो लोग उसे डांट के चुप ही करा देंगे कि भाई आपका काम है बच्चों को पढ़ाना, तो आप पढ़ाओ, ज्यादा दिमाग मत चलाओ। चौथा व्यू है इनडेफिनेट ऑप्टिमिज्म का। 1980 के बाद से इनडेफिनेट ऑप्टिमिज्म अमेरिका में फैल चुका है, जहां लोग ये तो मानते हैं कि फ्यूचर आज से बेहतर होगा, लेकिन ऐसा फ्यूचर बनाने के लिए उनके पास कोई प्लान नहीं है। उन्हें एक अच्छा फ्यूचर तो चाहिए, लेकिन वो इसके लिए कुछ करना नहीं चाहते। इसी वजह से आज के वक्त में इन्वेंशंस होना बंद हो गई हैं और लोग उन्हीं पुरानी घिसी पिटी चीजों में थोड़े बहुत बदलाव करके उन्हें बेचने में लगे रहते हैं। बैंकर्स, लॉयर्स, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स और मैनेजमेंट कंसल्टेंट सब इनडेफिनेट ऑप्टिमिस्ट हैं। लोग इन हाई पेइंग करियर्स को इसीलिए चूज करते हैं क्योंकि उनको एक आराम भरी जिंदगी चाहिए होती है। वो कुछ नया बनाने में दिमाग नहीं लगाना चाहते। यही हाल रहा है बेबी बूमर जनरेशन का, जिन्होंने बचपन से एफर्टलेस प्रोग्रेस देखी है। उन्हें ये तो पता है कि फ्यूचर ब्राइट होगा, लेकिन ऐसा फ्यूचर बनेगा कैसे ये वो नहीं जानते। और यही सोच जन्म देती है लक को, किस्मत के खेल को। फिर जब बेबी बूमर्स किताबें लिखते हैं बिल गेट्स जैसे हाईली सक्सेसफुल लोगों के बारे में, तो वो इस बात पे ज्यादा जोर डालते हैं कि बिल गेट्स की किस्मत अच्छी थी, उनके पास बचपन से कंप्यूटर था और वो बिल गेट्स की प्लानिंग को, मेहनत को नजरअंदाज कर देते हैं। और इसी सोच की वजह से नुकसान हुआ है हमारी सोसाइटी को, क्योंकि कोई भी अब एक नए आइडिया पे पैसा नहीं लगाना चाहता, कोई भी कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहता। हर इंसान आज के वक्त में स्टेबिलिटी ढूंढ रहा है। इस दुनिया में फाइनेंस प्रोफेशनल्स इसीलिए सबसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं क्योंकि वो इनडेफिनेट थिंकिंग रखते हैं। वो कुछ नया तो इन्वेंट कर नहीं सकते, तो वो बस पैसे को इधर से उधर घुमा के पैसा कमाना जानते हैं। आप खुद सोचिए ना, जब एक सक्सेसफुल फाउंडर अपनी कंपनी बेचता है या फिर ढेर सारा पैसा कमाता है तो वो उस पैसे का क्या करता होगा? वो उस पैसे को ले जाके अपने बैंक में जमा कर देता है। फिर बैंकर्स को समझ नहीं आता कि वो उस पैसे का क्या करें, तो वो उस पैसे को इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को दे देते हैं। फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को भी नहीं पता होता कि वो उस पैसे का क्या करें, तो वो उसे स्टॉक्स में लगा देते हैं, जिससे कंपनियों का शेयर प्राइस बढ़ता है और कंपनियां फिर डिविडेंड डिक्लेयर करती हैं, यानी अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड देती हैं। और ये साइकिल वापस से ऐसे ही रिपीट होती रहती है। कोई ये नहीं जानता कि उस पैसे से ये रियल इकोनॉमी में क्या कर सकते हैं, उसे कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। यही हाल पॉलिटिक्स में भी है। आजकल के पॉलिटिशियंस को पहले से ही पता होता है कि उनके क्या बोलने पे पब्लिक क्या रिएक्ट करेगी, जिसकी वजह से वो अपनी इमेज वैसी ही बनाते हैं जैसी पब्लिक उन्हें देखना चाहती है। और लोगों को भी इससे फर्क नहीं पड़ता कि उनका देश 10 साल बाद, 20 साल बाद कहाँ होगा। उन्हें ये जानने में ज्यादा इंटरेस्ट होता है कि अगले हफ्ते क्या होने वाला है, कौन सा प्राइम मिनिस्टर कहाँ स्पीच देने वाला है और वो क्या खाएगा। नतीजा, जो सरकारें पहले एटम एनर्जी बनाने के बारे में बात करती थी, चांद पे जाने के बारे में बात करती थी, आज वो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को लोगों में राशन बांट के और पैसे देने का वादा करके सॉल्व कर रही हैं। और इन्हीं सब प्रोग्राम्स का नतीजा है कि लोगों ने धीरे धीरे पैसा खर्च करना कम कर दिया है और वो सिर्फ अपनी जरूरतों पे पैसा खर्च कर रहे हैं। आज हमें ये इनडेफिनेट थिंकिंग फिलॉसफी में, पॉलिटिक्स में, बिजनेस में हर जगह दिखाई देती है,
जहां कोई भी अच्छे फ्यूचर के लिए प्लानिंग नहीं करना चाहता। सब लोग बस मुद्दों पे बहस करना चाहते हैं। सदियों से लोग ऐसे तरीके ढूंढते आए हैं जिससे वो अमर हो जाएं या अपना जीवन बढ़ा सकें, लेकिन आज के वक्त में लोगों ने ये तरीके ढूंढने भी बंद कर दिए हैं। मॉडर्न बायोटेक कंपनियां इस चीज पे रिसर्च करने की जगह अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करने में लगी रहती हैं, इस उम्मीद में कि क्या पता उनका कोई एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाए। ये इनडेफिनिट माइंडसेट हर जगह है। प्रोफेसर फुल टाइम पढ़ाने की जगह कंसल्टेशन देना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स किसी एक कंपनी में पैसा लगा के बैठने की जगह कंपनियों को खरीद बेच रहे हैं, ट्रेडिंग में लगे हैं, इस उम्मीद में कि लॉन्ग टर्म में वो जैसे तैसे पैसा बना ही लेंगे। और सरकारों ने भी रिसर्च और डेवलपमेंट का बजट कम से कम कर दिया है। जितना कम खर्च कर सके उतना कम खर्च कर रहे हैं। सब बस इस उम्मीद में बैठे हैं कि कोई चमत्कार होगा और हमारा फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाएगा। लेकिन इरूम्स लॉ हमें बताता है कि ये इनडेफिनिट अप्रोच सस्टेनेबल नहीं है। इनडेफिनिट ऑप्टिमिज्म हमारी इकोनॉमी के लिए भी बुरा ही है, क्योंकि इसी की वजह से लोग बिना सोचे समझे पैसे खर्च करते हैं। अमेरिका में आज के वक्त में एक एवरेज परिवार की कोई सेविंग नहीं होती, तो वहीं बड़ी कंपनियां खूब सारा पैसा अपने कैश रिजर्व में रखती हैं और नए प्रोजेक्ट्स में पैसा नहीं लगाती, क्योंकि उनके पास फ्यूचर को लेके कोई प्लान ही नहीं होता। ये इनडेफिनिट ऑप्टिमिज्म कभी भी लॉन्ग टर्म में ग्रोथ नहीं ला सकता। तो भाई आखिरकार इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है डार्विन की थ्योरी, जो हमें सिखाती है कि हम कैसे एक अच्छी सोसाइटी बना सकते हैं, कैसे एक नया बिजनेस बना सकते हैं। पिछले कुछ सालों में सिलिकॉन वैली में कुछ बज़वर्ड्स बहुत ज्यादा फेमस हुए हैं, जैसे कि बिल्डिंग अ लीन स्टार्टअप। ऐसा स्टार्टअप बनाओ जो अडेप्ट कर ले, इवॉल्व हो जाए समय के साथ। लेकिन लीन होना एक मेथडोलॉजी है, कोई गोल नहीं। बनी बनाई चीजों को और बेहतर बनाने से आप कुछ पैसा तो कमा सकते हैं, लेकिन कभी भी एक ग्लोबल कंपनी नहीं बन सकते। हमें लक की बजाय प्लानिंग को, एग्जीक्यूशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। एप्पल आज इतनी बड़ी कंपनी इसीलिए है क्योंकि स्टीव जॉब्स जानते थे कि आप अच्छी प्लानिंग के साथ हमेशा के लिए मोबाइल फोन्स को बदल सकते हैं, ना कि दूसरों को कॉपी करके। तो दोस्तों, इसी के साथ खत्म होता है 0 to 1 का छठा चैप्टर। अगले चैप्टर का लिंक आपको कमेंट्स में मिल जाएगा, तो उसे जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।